ठीक है। बताओ जल्दी से, बाकी सब तो क्लियर है। ठीक, चलिए। तो साउंड की अब कोई दिक्कत नहीं होगी, ना ही वीडियो की, ना ही ऑडियो की कोई दिक्कत होगी। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चे हम आज आपको पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री। ठीक है भाई, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। तो आपको पता है, जब आपको किसी भी कंपटीशन के लिए तैयारी करनी होती है, जहां पर आपको साइंस पूछी जाती है, वहां आपको तीनों करने होते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो चलिए आज केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सही है भाई, केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। आवाज सबको आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों केमिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको बताऊं कुछ बातें, यानी बेसिक चीजें आज मैं आपको बताऊंगी। पहली क्लास है तो बड़ा आराम से और एकदम लो लेवल से लेकर मैं आप लोगों को चलूंगी, जिससे दिक्कत ना आए आप लोगों को समझने में, ठीक है। बच्चे केमिस्ट्री जो है ये एक वर्ड से लिया गया है, यानी कि जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री किस शब्द से लिया गया है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो केमिस्ट्री बच्चे एक वर्ड है जिसका जो है बच्चे कीमिया, ठीक है। तो याद रखना केमिस्ट्री जो है एक शब्द से लिया गया है। कौन सा शब्द? कीमिया, ठीक है। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कीमिया क्या है, तो कीमिया वो शब्द है जिससे केमिस्ट्री बना है, यानी रसायन बना है। बोले तो रसायन विज्ञान बना है, ठीक है। अब ये कीमिया जो है मैडम जी, ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये कीमिया किस भाषा या किस देश का वर्ड है, ठीक है। तो याद रखना एक कंट्री है इजिप्ट, आप लोगों ने नाम सुन भी रखा होगा इजिप्ट, जिसको हम लोग मिस्र भी बोलते हैं, मिस्र, ठीक है। तो इजिप्ट एक कंट्री है, मिस्र, वहां से ये वर्ड लिया गया है कीमिया। तो एक बार फिर से सुनेंगे, केमिस्ट्री जो है पहले ये केमिस्ट्री नहीं था, इसको पहले कीमिया बोला जाता था। अब कीमिया वर्ड से ही मिलकर बनी है केमिस्ट्री, ठीक है। अब कीमिया क्या होता है, किस कंट्री का ये शब्द है, इस देश का ये शब्द है, तो आप लोग बताओगे मिस्र यानी इजिप्ट, ठीक है। अब इजिप्ट के अंदर ये जो वर्ड था कीमिया, इसी से क्यों केमिस्ट्री बना, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कीमिया का। तो बच्चे जब ये कीमिया वर्ड है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये आपको मैं बताऊं तो आप लोग याद रखना। इस वर्ड का मतलब होता है ब्लैक सोइल। क्या होता है बच्चे? ब्लैक सोइल बोल दीजिए, ठीक है, काली मिट्टी, या फिर कई बुक्स में लिखा होता है ब्लैक कलर, ठीक है। कई बुक्स में लिखा होता है इसका मतलब ब्लैक कलर।
तो बच्चे ये जो कीमिया वर्ड होता है इसका मतलब होता है काली मिट्टी या फिर काला रंग, ठीक है। अब काली मिट्टी या काला रंग जो होता है इसका संबंध केमिस्ट्री से कैसे है? तो मिस्र के जो लोग थे वहां पर एक मिट्टी पाई जाती थी, स्पेशल टाइप की मिट्टी है जिसको बोलते हैं ब्लैक सोइल, ठीक है, काली मिट्टी। उस मिट्टी का यूज केमिकल बनाने में करते थे मिस्र के लोग। अब क्योंकि इस मिट्टी का यूज होता था, ये काले रंग की मिट्टी थी, ब्लैक कलर की थी, और इसका यूज केमिकल्स बनाने में होता था, इसीलिए इस वर्ड से ही निकल कर आ गया केमिस्ट्री, ठीक है। तो याद रखना, कीमिया से मिलकर बना हुआ है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री वर्ड कीमिया, और कीमिया का मतलब क्या? काली मिट्टी या फिर काला रंग, ठीक है। किस कंट्री का ये वर्ड है? मिस्र का है, इजिप्ट का है। क्लियर हो गई होगी बातें? चले भाई आगे, चलो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे मैं आप लोगों को बताती हूँ कि केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते क्या है, यानी रसायन के अंदर, या केमिस्ट्री जिसको रसायन विज्ञान बोलते हो, इसमें हम लोग पढ़ते क्या है। तो बच्चे अभी मैंने आपको बोला कि मिस्र के लोग इस काली मिट्टी से केमिकल्स बनाते थे। तो बच्चे केमिस्ट्री क्या होता है? केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, ठीक है। याद रखना, केमिस्ट्री में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? केमिकल्स के बारे में, ठीक। तो केमिकल्स यानी रसायन, और रसायन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं केमिस्ट्री में। अब रसायन के बारे में क्या पढ़ेंगे, केमिकल्स के बारे में क्या पढ़ेंगे? तो कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कॉम्पोजिशंस, कुछ इनके स्ट्रक्चर, यानी केमिकल की संरचना कैसी होती है, केमिकल का संगठन कैसे होता है, केमिकल्स जो होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। तो एक छोटी सी डेफिनेशन मैं आपको लिख सकती हूँ कि भैया केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान होता क्या है, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं भैया? लिख लेंगे विज्ञान की वो शाखा, ठीक है, विज्ञान की वो शाखा, विज्ञान की वो शाखा जिसमें, विज्ञान की वो शाखा जिसमें किसी रसायन के, जिसमें किसी रसायन के, ठीक है, जिसमें किसी रसायन के संगठन, संगठन, ठीक है, संरचना, संरचना व गुणों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चे उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अध्ययन किया जाता है, किया जाता है, वही तो है बच्चे रसायन विज्ञान, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? विज्ञान की वो शाखा जिसमें किसी रसायन की संरचना, संगठन और गुणों का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं बच्चे केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। तो अब आपका ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि केमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है। केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं केमिकल्स के बारे में, और केमिकल्स के बारे में क्या पढ़ते हैं? तो बच्चे केमिकल्स का कॉम्पोजिशन क्या है, यानी किस किस चीज से मिलकर कौन सा केमिकल बना है। जैसे बात करते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड की, तो आप लोग जानते हो गैस है ना भैया, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। जैसे पानी की बात कर लेते हैं, वाटर की, पानी को कौन बना रहा है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिल रहे हैं तो बन रहा है पानी। तो कोई भी केमिकल, कोई भी रसायन जब बन रहा है तो उसको बनाने में कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कौन कौन से तत्व हैं जो भाग ले रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है भाई। एक बच्चे समझ में आई बात? ठीक, आगे बढ़े, चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि जो ये जो डेफिनेशन है, अगर आपको इंग्लिश में लिखना हो इसको तो मैं इंग्लिश में लिख देती हूँ, उसके बाद आगे बात करते हैं। तो इंग्लिश में लिख लेते हैं हम लोग बच्चे, स्टडी, स्टडी अबाउट, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज, अदर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ अ केमिकल, ऑफ अ केमिकल। तो मैंने आपको बता दिया बच्चे, स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ अ केमिकल इज नॉन एज केमिस्ट्री। तो वही बात है, संगठन, संरचना, गुणों का अध्ययन जब हम करते हैं किसी भी रसायन का, तो वो होती है बच्चे केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं कि केमिस्ट्री जो है इसके फादर वगैरह कौन है। जैसे आपने बायो पढ़ी थी, बायोलॉजी के अंदर मैंने आपको बताया था कि बायो के फादर कौन है बच्चे, तो जीव विज्ञान जो था उनके फादर थे, आप लोग जानते हो, अरस्तु या एरिस्टोटल। वैसे ही आपको एग्जाम में प्रश्न आएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन होते हैं।
तो ये भी सिंपल सी चीजें हैं, जब हम पहली क्लास पढ़ रहे हैं तो आपको जाननी जरूरी है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री आप लोगों को पूछेगा, रसायन विज्ञान के पिता, ठीक है, रसायन विज्ञान के पिता। रसायन विज्ञान के पिता कौन होते हैं? तो रसायन विज्ञान के पिता हैं बच्चे, याद रखेंगे एक नाम, जी हाँ, एंटोनी लवोजियर, ठीक है, बड़ा ही पॉपुलर सा नाम है, एंटोनी लवोजियर, ठीक है। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, एंटोनी लवोजियर, ठीक है, एंटोनी लवोजियर। तो एंटोनी लवोइजियर को बोला जाता है बच्चे फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान के पिता। अब एक और प्रश्न आता है आपको एग्जाम में, आपको पूछा जाता है कि भैया फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन है? ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? यानी कि आधुनिक रसायन के पिता। आधुनिक रसायन के पिता किसको कहते हैं? आधुनिक रसायन के पिता किसको कहा जाता है? आधुनिक रसायन के पिता, ठीक है। तो मेरे दोस्तों याद रखना, आधुनिक रसायन के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है, एंटोनी लवोजियर जी को। तो दोनों नाम, दोनों क्वेश्चंस में एक ही नाम आपको याद रखना है। आपको पूछे फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन? एंटोनी लवोजियर। फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कौन? आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन? तो यहाँ पर भी आप लोग याद रखोगे एंटोनी लवोजियर। तो सेम नाम आपको याद रखना है, कोई नई चीज यहाँ याद नहीं रखनी है। बड़ा ही सिंपल तरीके से 2 क्वेश्चन 1 आंसर आप लोगों का हो गया तैयार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एंटोनी लवोजियर जी को क्यों बोला जाता है रसायन के पिता, यानी इन्होंने ऐसा क्या कारनामा कर दिखाया था कि इनको केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के पिता हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड आफ्टरनून जो भी जुड़ रहे हैं। टाइम आज हमारा थोड़ा सा लेट था, बाकी आप लोग भी टाइम से आया करो, ठीक है। चलो, तो बच्चे याद रखना, एंटोनी लवोजियर जी ने करे थे कुछ काम, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एंटोनी लवोजियर जी के वर्क लिखवाती हूँ कि इन्होंने कौन कौन से कार्य करे थे रसायन के क्षेत्र में। सबसे पहला काम, इन्होंने एक नियम दिया था, उस नियम का नाम आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था, आपको पूछा जाएगा। तो आप लोग बता दोगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो यही थे, एंटोनी लवोजियर जी, ठीक है। तो ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो बच्चे 1789 के अंदर ये नियम दिया था एंटोनी लवोजियर जी ने। क्या था इस नियम के अंदर? देखो नाम से पता चल रहा है, द्रव्यमान संरक्षण, यानी कि जो द्रव्यमान होता है, मास होता है, उसको संरक्षित करना। इन्होंने क्या बोला था कि आप किसी भी केमिकल को या किसी भी पदार्थ को जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करोगे, ठीक है, तो उसका जो द्रव्यमान है वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो हमेशा निश्चित रहेगा, ठीक है, वो बदलेगा नहीं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, भैया हम कार्बन लेते हैं, ठीक है, कार्बन है, कार्बन को जब आप जलाते हो, कोयला जो होता है वो कार्बन है, उसको आपने जलाया, जलने पर कौन सी गैस निकली? CO2 निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे जब कार्बन को जलाया, कोयला जो था उसमें भी कार्बन थी, जब कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया कोयला, उसमें भी कार्बन है। तो दोनों जगह जो कार्बन है ना, वहां पर अगर आप कार्बन का द्रव्यमान देखोगे, मास देखोगे, तो वो सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ये बात इन्होंने बताई थी, अभी मैंने आपको इन शॉर्ट बताया है, आगे इसको डिटेलिंग में पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था? एंटोनी लवोजियर जी ने दिया था। क्या बताया कि कभी भी जब आप केमिकल्स को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हो, जैसे कार्बन है, पहले कोयला था, फिर उस कोयले को जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन, तो कोयले के अंदर जो मास था कार्बन का, वही कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी रहेगा, कार्बन का मास। तो मास चेंज नहीं होता, ये बताया था, ठीक है। अब इन्होंने दूसरा काम क्या कर डाला बच्चे, एंटोनी लवोजियर जी ने? इन्होंने एक बुक लिख डाली बच्चे, इन्होंने एक किताब लिख दी। पूछा जाता है कि एंटोनी लवोजियर जी ने कौन सी किताब लिखी थी? तो बच्चे इन्होंने किताब लिखी थी, उस बुक का नाम था द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। यही हिंदी में नाम होगा बुक का और यही इंग्लिश में होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसको हिंदी में मॉडिफाई कर दो,
ऐसे ही आएगा एग्जाम में कि द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री बुक किसने लिखी थी, आप लोग बता दोगे एंटोनी लवोजियर जी ने, जिनको रसायन का पिता बोलते हैं या आधुनिक रसायन का पिता बोलते हैं। ठीक, बताओ। ठीक है प्रैक्टिस कराएंगे बच्चे, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर ले, प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। समझ में आई बात आपको, चले आगे। हाँ जी, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। चलो अब आप लोगों को तीसरा काम बताती हूँ कि एंटोनी लवोजियर जी ने तीसरा काम क्या करा था रसायन के अंदर। तो बच्चे जब हम थर्ड वर्क की बात करते हैं जो कि एंटोनी लवोजियर जी ने करा था, बड़े ध्यान से सुनना, इन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण करा था। अच्छा एक बात सुनो, ये जो द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री बुक है ना, कई बार प्रश्न आता है कि इसमें कितने एलिमेंट्स थे, इन्होंने कितने एलिमेंट्स को यहाँ रखा था। तो याद रखना 105 तत्वों के बारे में बताया था इन्होंने, 105 एलिमेंट्स के बारे में बताया था अपनी इस बुक के अंदर, ठीक है। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है कि जो द एलिमेंट्स ऑफ बुक है, ये जो लेवोजियर जी की है, इसमें टोटल कुल कितने एलिमेंट्स रखे गए थे। तो 105 एलिमेंट्स यहाँ पर रखे हुए थे, ठीक है। अब बात करते हैं भैया तीसरा काम क्या है इनका। तो एंटोनी लवोजियर जी ने बच्चे हाइड्रोजन का नामकरण करा था। तो बड़े प्यार से लिखेंगे H2 का नामकरण करा था, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नेम किसने दिया था। यानी हाइड्रोजन आप लोग जानते हो, हाइड्रोजन होती है गैस है, उसको हाइड्रोजन हम लोग बोलते हैं। जैसे मेरा नाम भावना है, आप लोगों का नाम भी कुछ होगा, सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू। तो आप भी एक ऑर्गेनिज्म हो, मनुष्य हो, और मैं भी एक मनुष्य हूँ। लेकिन हम लोग जाने कैसे जा रहे हैं, अपने नाम से। तो भैया ऑक्सीजन भी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है तो गैस ही, बट इनका अलग अलग नाम है। तो हाइड्रोजन गैस जो होती है, इसको हाइड्रोजन नाम किसने दिया था, हाइड्रोजन नामकरण किसने करा था। तो आप लोग बता दोगे एंटोनी लवोजियर जी ने। तो ये तीन काम बड़े बढ़िया करे थे एंटोनी लवोजियर जी ने उस टाइम पर। जो इनका कार्यकाल है ना बच्चे, एंटोनी लवोजियर जी का 1774 के आसपास आए थे ये साइंटिस्ट, 1774। और उस टाइम पर 105 एलिमेंट्स को अपनी बुक में लिखना और बताना बहुत बड़ी उपाधि थी। और ये जो लो इन्होंने दिया था ये भी बड़ा महत्वपूर्ण था, ठीक है। और प्लस हाइड्रोजन को नामकरण इन्होंने कर दिया, हाइड्रोजन को हाइड्रोजन बोलेंगे हम लोग, ये इन्होंने बोला। तो इसीलिए ये तीन कारनामे बढ़िया बेहतरीन तरीके से इन्होंने करे, इसीलिए इनको उपाधि दी गई रसायन के पिता और आधुनिक रसायन के पिता, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात आप लोगों को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर कभी आपको प्रश्न फंस जाए, कई बच्चों के दिमाग में आ भी रहा होगा ये बात कि मैडम जी हाइड्रोजन की खोज तो हेनरी कोवैंडिश ने करी थी। हाँ मेरे बच्चे आप बिल्कुल सही हो। हाइड्रोजन की खोज के बारे में अगर हम बात करते हैं, हाइड्रोजन की जो खोज करी थी बच्चे, डिस्कवरी जो करी थी, वो करी थी एक साइंटिस्ट जिनका नाम था हेनरी कोवैंडिश, ठीक है। तो हेनरी कोवैंडिश ने करी थी हाइड्रोजन की खोज, ठीक है। अब मैंने क्या बोला आपको, हेनरी कोवैंडिश जी ने करी थी हाइड्रोजन की खोज। बात कर रहे हैं किसकी खोज की, लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको फैक्ट लिखवाया है वो है नामकरण। तो एग्जाम में बड़े ध्यान से करना, अगर पूछे ना कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन नाम किसने दिया या हाइड्रोजन का नामकरण किसने करा, तो एंटोनी लवोजियर जी सही आंसर करके आओगे। लेकिन अगर पूछ ले हाइड्रोजन की खोज किसने करी, डिस्कवरी, तो हेनरी कोवैंडिश ने। बच्चे डिस्कवरी तो कर दी थी हाइड्रोजन की इन्होंने, लेकिन ये नाम नहीं दे पाए। जैसे परिवार में एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा तो पैदा हो गया, बट उस बच्चे को किस नाम से पुकारेंगे, उसका नामकरण कौन करेगा, मोहल्ले वाले थोड़ी करेंगे, मम्मी पापा करेंगे, है ना। तो आपका जो नाम रखा है आपके मम्मी पापा ने रखा होगा। वैसे ही ये बच्चा पैदा तो हो गया, हाइड्रोजन खोज तो दी गई, बट उसका नामकरण ये नहीं कर पाए कोवैंडिश जी। तो फिर एंटोनी ने बोला मैं इसको गोद ले रहा हूँ, चलो मैं इसका नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम होगा हाइड्रोजन, ठीक है। तो नामकरण के बारे में आप लोग बता दोगे कोवैंडिश, सॉरी खोज के बारे में बता दोगे कोवैंडिश, और नामकरण करा था एंटोनी लवोजियर जी ने, ठीक है भाई। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। अब आपकी रोज 12 बजे केमिस्ट्री चलेगी बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। जो भी बच्चे टाइमिंग को लेकर थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रहे हैं, 12 बजे केमिस्ट्री चलेगी, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे की कहानी। अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो केमिस्ट्री होता है, ठीक है, जो रसायन विज्ञान होता है, इसकी ब्रांचेस कितनी होती हैं या रसायन विज्ञान में कितनी शाखाएं होती हैं। तो बात कर लेते हैं बच्चे थोड़ी सी ब्रांचेस के बारे में, फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस बताऊंगी, ठीक है। यानी कि शाखाएं, यानी रसायन विज्ञान में कितनी शाखाएं हैं, कितनी ब्रांचेस।
जैसे आपने कभी बायो पढ़ी या बायोलॉजी पढ़ी तो आपको पता है बॉटनी पढ़ते हो, जूलॉजी पढ़ते हो, 2 ब्रांचेस पढ़ते हो। वैसे ही यहाँ पर केमिस्ट्री जो होती है इसकी कितनी शाखाएं होती हैं। तो बच्चे केमिस्ट्री की 3 शाखाएं होती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस होती हैं, याद रखना। जब भी किसी कंपटीशन के लिए आप लोग केमिस्ट्री तैयार करोगे, रसायन विज्ञान पढ़ोगे, तो 3 आपको शाखाएं पढ़नी है, ठीक है। कौन कौन सी? नंबर 1 पर होती है बच्चे इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं अकार्बनिक रसायन, ठीक है, अकार्बनिक रसायन। चलो, सेकंड होती है बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, ठीक है। चलो, और नंबर 3 पर होती है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, यानी कि इसको बोलते हैं भौतिक रसायन, भौतिक रसायन। तो 3 ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री की, रसायन विज्ञान की 3 शाखाएं हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड बच्चे फिजिकल, ठीक है। अच्छा, इनऑर्गेनिक जो होती है इसमें मैडम जी हम क्या क्या पढ़ते हैं? तो अभी मैं ना आप लोगों को सिलेबस लिखवाऊंगी केमिस्ट्री का, बेफिक्र रहिए। सिलेबस बताऊंगी क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आएंगे। लेकिन थोड़ा सा भी सुन लो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, अकार्बनिक रसायन जो होता है, इसमें आप क्या पढ़ते हो? इसमें हम लोग पढ़ते हैं बच्चे मेटल्स के बारे में, ठीक है, जो कि होते हैं धातु वगैरह, ठीक। यहीं पर हम पढ़ते हैं नॉन मेटल्स के बारे में, अभी पढ़ेंगे सब क्या होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अधातु, ठीक है। और यहीं पर हम लोग पढ़ते हैं मेटालॉइड्स के बारे में, मेटालॉइड्स जो होते हैं उपधातु, ठीक है, उपधातु। और इन सभी को, धातु को, अधातु को, उपधातु को कहाँ रखा गया है? तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इन सभी को एक टेबल में रखा गया है, और उस टेबल का नाम क्या है? उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल, जो कि आपकी केमिस्ट्री की दिल है, आपकी केमिस्ट्री की जान है, ठीक है। तो बच्चे इन सभी को रखा गया है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल होती है आवर्त सारणी, ठीक है। तो आवर्त सारणी जो है पूरी की पूरी, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो, ऑर्गेनिक में क्या आता है? ऑर्गेनिक में पूरा का पूरा कार्बन का परिवार है बच्चे, ठीक है, पूरी की पूरी कार्बन है जिसको आप पढ़ोगे। देखो लिख रहा है ना कार्बनिक रसायन, तो पूरा का पूरा कार्बन पढ़ोगे। यहाँ पर क्या है कार्बन, क्या उसके आइसोटोप है, क्या क्या बनाता है कार्बन, ये सारी चीजें। और कार्बन के कुछ दोस्त भी हैं, कार्बन के बड़े ही बढ़िया दोस्त हैं बच्चे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। साथ में इनको भी पढ़ लेना, क्योंकि कार्बन का मन नहीं लगता अकेले, वो हमेशा कार्बन जो होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर घूमता है। होती है ना दोस्तों की टोली कि भैया 3 दोस्त हैं, एक दोस्त कहीं अकेला गया तो मन नहीं लगता उसका, फिर वो दूसरे दोनों दोस्तों को कॉल कर करके बुलाता है कि भैया आजा, मन नहीं लग रहा, फिर मजा आता है उसको, है ना। वैसे कार्बन की एक समस्या है, बेचारा अकेला नहीं रह सकता, यानी इसका मन नहीं लगता। इसके 2 बड़े बढ़िया दोस्त हैं, हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है। तो इसने बोला नहीं, कार्बनिक रसायन के अंदर जब पढ़ोगे, मुझे तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, मेरे दोस्तों को भी साथ में पढ़ोगे। तो बच्चे याद रखना, कार्बन जो है इसके 2 दोस्त हो रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके बिना ये रह नहीं सकता, ठीक है। तो जब भी कार्बन को पढ़ोगे कार्बनिक रसायन में, साथ में इसके दोस्तों को भी पढ़ा जाएगा, हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी, यानी इनके साथ मिलकर ये अलग अलग तरीके के नाच दिखाता है कार्बन जो होता है। तो कौन कौन से डांस ये दिखाएगा, कौन कौन से नाच दिखाएगा, इनके साथ मिलकर डिटेलिंग में पढ़ेंगे जब मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक। आओ अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की, यानी कि भौतिक रसायन की। बच्चे ये जो भौतिक रसायन है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी एलिमेंट का टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट किस टेम्परेचर पर, किस तापमान पर क्या प्रभाव दिखाता है। जैसे पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पर रख दो, क्या करेगा? उबलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अल्कोहल है, उसको आप 70 से 75 डिग्री सेल्सियस के बीच में रख दो, क्या करेगी? वाष्प बनना शुरू हो जाएगी, है ना, उबलना शुरू हो जाएगी। तो कौन सा केमिकल टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये हम पढ़ते हैं फिजिकल के अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में भी, कि भैया कौन सा केमिकल किस प्रेशर पर, किस दाब पर क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम कभी कभी स्मेल के बारे में भी बात कर लेते हैं, सुगंध के बारे में, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी हम अवस्था के बारे में भी बात करते हैं,
अवस्था बोले तो जैसे कि स्टेट्स होती हैं, स्टेट्स यानी कि स्टेट ये नहीं है कि आप लोग यहाँ पर पढ़ोगे कि कौन से राज्य की है हाइड्रोजन, कौन से राज्य की है ऑक्सीजन, ऐसे नहीं। स्टेट्स मतलब अवस्थाएं, यानी पानी को अगर आप 3 अलग अलग स्टेजेस में देखना चाहते हो तो पानी को फ्रिज में रख दो, जम जाएगा, सॉलिड हो गई, ठीक है। अब सॉलिड देख ली, अब लिक्विड देखना चाहते हो तो उसी सॉलिड को, उसी बर्फ को गैस पर ले जाकर रख दो, लिक्विड हो जाएगा। अब लिक्विड भी देख ली, सॉलिड भी देख ली, अब देखनी है हमें कि पानी वाष्प कैसे बनता है, तो उसी लिक्विड को और ज्यादा गर्म कर दो, उबाल दो उसको, तो देखोगे भाप बनकर उड़ रहा है पानी। तो तीनों स्टेजेस आपने देख ली, यानी कोई भी केमिकल या कोई भी एलिमेंट किस स्टेज में रह सकता है, सॉलिड में कब है, लिक्विड में कब है, गैस में कब है, ये सारे स्टेजेस पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? अच्छा, ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ या ना बताओ जल्दी से, आगे बढ़े। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ ली तीनों ब्रांचेस, एग्जाम में जो आपको पूछी जाती है तीनों से ही प्रश्न बनकर आते हैं, ठीक है, तीनों से प्रश्न बनकर आते हैं। आगे बढ़े, अब हम लोग बात करेंगे कि केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक हैं जो कवर करने हैं, या आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक हैं जो दिए होते हैं केमिस्ट्री से। तो आइए बात करते हैं सिलेबस की। अब बात करते हैं बच्चे सिलेबस की, ठीक है। अब मैं आपको सिलेबस लिखवा देती हूँ, क्या है सिलेबस, क्या है आप लोगों का केमिस्ट्री के अंदर जो आपको पूरा टॉपिक जो दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहला जो टॉपिक होगा बच्चे वो होगा मैटर, ठीक है। क्या होगा भाई, क्या मैटर चल रहा है, वही वो वाला मैटर नहीं, एक पदार्थ होता है, इसको पढ़ेंगे। तो पढ़ेंगे बच्चे मैटर एंड इट्स स्टेट्स, मैटर एंड इट्स स्टेट्स, ठीक है, पदार्थ और उसकी अवस्थाएं। सिलेबस बता रही हूँ, लिख लो, पढ़ने में इजी रहेगा। पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, ठीक है, तो पदार्थ पढ़ेंगे और पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। जैसे कि पदार्थ की बहुत सारी अवस्थाएं हैं, लगभग 5 पढ़ाएंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अवस्था, सब पढ़ेंगे। अभी टॉपिक लिखते चलो, ठीक है। आगे है बच्चे दूसरे नंबर पर जो आपको पढ़ना है एटम, ठीक है, एटम बम नहीं पढ़ना, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि एटम होता है परमाणु, ठीक है, तो परमाणु और उसकी संरचना यहाँ पर भी आपको पढ़नी है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, यानी आपके एग्जाम में पूछी जाएगी परमाणु और उसकी संरचना, ठीक है, परमाणु और उसकी संरचना, एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर भी हम लोगों को पढ़ना है। तीसरे नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे बच्चे मेटल, ठीक है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स, ठीक है, और मेटेलॉइड, मेटेलॉइड, ठीक। तो याद रखना हम लोगों को क्या पढ़ना है, धातु, क्या होती है धातु, ठीक है, सब पढ़ेंगे। तो धातु, अरे धातु, ठीक है, फिर पढ़ेंगे अधातु, उसके बाद पढ़ेंगे मेटालॉइड होती हैं उपधातु, धातु, अधातु, उपधातु, ये भी हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। फोर्थ नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे कार्बन, ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। भैया कार्बन तो बहुत जरूरी है, अभी बोला था ना, ये जो इनऑर्गेनिक थी उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन, उसमें पूरा कार्बन आता है, तो पढ़ देंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक, ठीक है, तो कार्बन पढ़ेंगे और कार्बन कौन कौन से यौगिक बना रहा है वो पढ़ेंगे। क्लियर? चलो आगे जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चे वो होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो क्या बच्चे, अम्ल, क्षार, एसिड होते हैं अम्ल, ठीक है, बेस होते हैं क्षार, और बच्चे सोल्ट होते हैं नमक बोल दो या फिर लवण, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। ठीक, क्लास सही चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, ठीक बच्चे, चलो आओ आगे। अब अगला टॉपिक जो हम लोगों को लिखना है, तो ये हो गए 5 टॉपिक। नंबर 6 पे क्या पढ़ना है, नंबर 6 पे हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की दिल और केमिस्ट्री की जान,
जिसको मैं लिख रही हूँ व्हाइट कलर से, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पीरियोडिक टेबल बच्चे, जो कि आपकी केमिस्ट्री का दिल और जान है। ठीक है, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आवर्त सारणी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हो गए हैं आप लोगों के क्या कुछ टॉपिक। और जो 7वें नंबर का टॉपिक है ना, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, 7 नंबर का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस के बारे में, कुछ अभिक्रियाओं के बारे में। ठीक है, तो अभिक्रियाएं भी हम लोगों को पढ़नी है, थोड़ी सी रिएक्शंस भी हम लोगों को पढ़नी है। ये हो गया आपका बच्चे सिलेबस केमिस्ट्री का। किसी को कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बताओ जल्दी से। ठीक है, चलो, तो ये सारे टॉपिक हम लोगों को कवर करके चलने हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेज हैं, तीनों ब्रांचेज से आपको टॉपिक हैं, ये जो मैंने यहाँ लिखवाए हुए हैं, तीनों ही आपको एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो ये टॉपिक है जहां से आपका एग्जाम में पेपर बनकर एग्जाम बनकर आता है। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं आगे की कहानी की, कि बच्चे ये जो आप लोगों की केमिस्ट्री है, इसमें कुछ 3-4 नाम है साइंटिस्ट के जो आप लोगों को पता होने चाहिए, या एग्जाम में आपको नॉर्मली पूछ लेते हैं। तो चलिए अब आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ साइंटिस्ट हैं जिनके नाम आप लोगों को देखते हैं। ठीक है, तो कुछ साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं बच्चे, जिनके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ एंटोनी लवोजियर, वो तो आपको नाम याद ही हो गया होगा, क्योंकि भैया उन्होंने क्या कर दिया था, 3 कारनामे तीनों आपको लिखवा दिए हैं। ठीक है, अब आपको पूछ ले कि एक साइंटिस्ट हैं बच्चे जिनका नाम है जोसेफ जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले जी ने क्या करा था? जोसेफ प्रिस्टले जी के बारे में एग्जाम में आ जाता है, प्रिस्टले। तो बच्चे जोसेफ प्रिस्टले जो थे ना, इन्होंने ऑक्सीजन को आइसोलेट करा था, ऑक्सीजन को आइसोलेट करा था। तो लिख लेंगे आइसोलेट ऑक्सीजन, ऐसे करके लिख लेना। ठीक है, आइसोलेट ऑक्सीजन, O2 बोले तो ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का पृथक्करण इन्होंने किया था, ऑक्सीजन को पृथक करा था, ऑक्सीजन को निकाला था। ठीक है, या ऑक्सीजन को खोजा था। तो याद रखना जोसेफ प्रिस्टले जी ने क्या करा था, ऑक्सीजन का आइसोलेशन करा था। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पर आपको याद रखने हैं एक और साइंटिस्ट जिनका नाम है बच्चे ब्लैक। ठीक है, याद रखना इनका भी यही नाम है, जोसेफ ब्लैक। ठीक है, आपको पूछेगा जोसेफ ब्लैक, तो दोनों ही जोसेफ है, याद रखना। ठीक है, जोसेफ ब्लैक जी ने क्या करा था, तो याद रखना जोसेफ ब्लैक जी ने एक गैस जिसका नाम है CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को पृथक करा था। ठीक है, तो आपको पूछा जाता है कि CO2 का पृथक्करण किसने करा था, आइसोलेशन किसने करा था CO2 का। ठीक है, तो आप लोग बता दोगे आइसोलेशन ऑफ CO2 किसने करा था? अरे भगवान, बोलते बोलते कहाँ दिमाग जाता है। आइसोलेशन किसने करा था, आप बता दोगे। CO2 का आइसोलेशन करा था ब्लैक जी ने। अच्छा देखो कैसे याद करोगे, ब्लैक आ रहा है ना इनके नाम में, ब्लैक याद रख लेना काफी है। जोसेफ ब्लैक, जोसेफ याद करने की जरूरत नहीं, ब्लैक कर लेना। ब्लैक से समझ जाना कार्बन बच्चे, जब आप कोयला जलाते हो कोयले में कार्बन है, कोयला कैसा होता है, काला काला, ब्लैक होता है ना। तो वैसे याद रखना CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी काली होती है। देखते हो ना कभी जब कोई चीज जलाते हो तो धुआं ऐसे छत काली हो जाती है पूरी, तो कार्बन के कारण वो काली हो जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, कार्बन, और कैसे कलर की होती है, काली। तो ब्लैक भी है यही, ब्लैक मतलब काला, और काली ही होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की खोज या आइसोलेशन किसने करा, जोसेफ ब्लैक जी ने। ठीक है, चलो अगली बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम हम पढ़ चुके हैं, हेनरी के बारे में, है ना, हेनरी कोवेंडिस। अभी अभी मैंने बताया था आप लोगों को, हेनरी कोवेंडिश। तो हेनरी कोवेंडिस जी ने क्या करा था, हेनरी कोवेंडिस जी ने अभी अभी बताया कि हाइड्रोजन की खोज करी थी। ठीक है, हाइड्रोजन को डिस्कवर करा था, ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे आपको पढ़ना है बच्चे डाल्टन, एक और साइंटिस्ट का नाम बहुत ही पॉपुलर है, डाल्टन। तो ये जो जॉन डाल्टन थे, इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन था। डाल्टन जी ने क्या करा था, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, आपको एग्जाम में पूछा जाता है, उस थ्योरी का नाम था एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, एटॉमिक थ्योरी।
परमाणु सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, तो आप लोग बता दोगे जॉन डाल्टन जी ने दी थी, ठीक है। तो डाल्टन आप लोग याद रख लेना, काफी है। तो ये कुछ और नाम है जो आपको एग्जाम में प्रश्न बने हुए हैं, एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपको मैंने लिखवा दिए, थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। एक बार मैं टाइम देख लूं, चलो अभी 47 हुए हैं, चलिए। तो ठीक है, एटॉमिक थ्योरी किसने दी, कई बार पूछ लिया जाता है, जॉन डाल्टन जी ने दी थी, याद रखेंगे ये कहानी। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट से प्रश्न हैं, आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत हम पढ़ेंगे जब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे ना बच्चे, परमाणु बताऊंगी, देखो आया ना टॉपिक में परमाणु और उसकी संरचना, वहां बताऊंगी एटॉमिक थ्योरी डाल्टन जी की क्या थी, ठीक है। चलो अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि हम लोग जो मैंने सीक्वेंस आपको लिखवाया था सिलेबस का, उसी के अकॉर्डिंगली चलेंगे। तो आज बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं, केमिस्ट्री के फादर कौन है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट नाम साइंटिस्ट के केमिस्ट्री में आपको रखने हैं याद, और ब्रांचेस कितनी होती हैं, सिलेबस क्या है केमिस्ट्री का। अब थोड़ी सी अपने पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो बच्चे हम लोग स्टार्ट देने वाले एक टॉपिक से जिसका नाम वही है जो मैंने आपको फर्स्ट लिखवाया था, मैटर एंड इट्स स्टेट्स। तो बच्चे शुरुआत दे देते हैं पदार्थ और उसकी अवस्थाओं से। तो पहला टॉपिक है पदार्थ और उसकी अवस्थाएं, ठीक है। चलिए उसकी अवस्थाएं, तो सबसे पहले पदार्थ के बारे में बात करेंगे कि पदार्थ क्या होता है बच्चे, मैटर क्या होता है, ठीक है। पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। बच्चों आप लोग अपने चारों तरफ बहुत सी चीजें देखते हो, ठीक है। देखो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करती हूँ, समझाती हूँ, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैं क्या हूँ, आप लोग बोलोगे एक जीवित हूँ या एक मनुष्य हूँ, है ना, होमो सैपियंस हूँ मैं, मनुष्य हूँ मैं। तो आप लोग क्या हैं, आप लोग बोलोगे मैडम जी हम भी मनुष्य हैं। नहीं मेरे प्यारे दोस्त, हम मनुष्य हैं, बट हम मनुष्य कहाँ हैं, बायोलॉजी में। जब हम जीव विज्ञान पढ़ते हैं वहां पर हम सजीव हैं, वहां पर हम मनुष्य हैं। बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं, आज हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री बच्चे, रसायन विज्ञान। तो मेरे दोस्त याद रखना, रसायन विज्ञान में कोई सजीव नहीं है, कोई निर्जीव नहीं है, ठीक है। नो एनीथिंग, जब जो भी आप यहाँ पे चीज पढ़ोगे, जो कुछ भी पढ़ोगे, ना तो वो सजीव है ना ही वो निर्जीव है, ना तो कोई लिविंग है ना ही कोई नॉन लिविंग है। किसके अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। तो बायो को भी थोड़ा सा दिमाग में से निकाल दो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो याद रखना, अगर मैं पूछूं मैं कौन हूं बच्चे, मैं एक पदार्थ हूं, मैं एक मैटर हूं। आप लोग क्या हो, आप लोग भी एक पदार्थ हो, मैटर हो, ठीक है। अच्छा मेरा ये फोन है, क्या है ये क्या है, आप बोलोगे फोन है, फोन तो मुझे भी पता है, बट ये केमिस्ट्री की भाषा में क्या है, केमिस्ट्री इसको किस नजर से देखता है, ये भी एक पदार्थ है। तो आपके सामने दो पदार्थ हैं, एक मैं और एक ये फोन, दोनों ही क्या है, पदार्थ, अंतर कुछ नहीं है। आप बोलोगे आप तो सजीव हो मैडम जी, ये तो निर्जीव है। हाँ है बच्चे, बट बायो में, बायो को दिमाग से निकाल दो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो केमिस्ट्री में हर वो चीज जो स्थान घेरती है और जिसका द्रव्यमान होता है वो क्या है, वो पदार्थ है। अब नो मैटर कि वो सजीव है या वो निर्जीव है, सांस सजीव से और निर्जीव से कुछ नहीं लेना केमिस्ट्री को। उसने बोल दिया हम पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हमारी नजरों में सब चीज पदार्थ है, चाहे वो मतलब कब है पदार्थ, जब वो स्थान भी घेरे और जिसका द्रव्यमान भी हो। अब मुझे आप तराजू में रखकर तोलने लगो तो भैया मेरे अंदर मास भी है, द्रव्यमान भी है, और यहां मैं खड़ी हूं तो जगह भी घेरूंगी। भैया मैं मेट्रो में चढ़ जाऊं या किसी बस में जाऊं, मैं जहाँ पे सीट बुकिंग होती है, जाते हो ना घूमने के लिए, भैया बस बुक करते हो तो बस में सीट होती है कि भैया 55 सीट है बस, यानी 55 लोग ही बैठकर जा सकते हैं। तो जब मैं बैठूंगी तो एक सीट की जगह मैं भी घेरूंगी ना, मैं भी घेरूंगी। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्थान भी घेर रही हूँ और मुझ में मास भी है भैया, द्रव्यमान भी है। तो क्या हो गई मैं पदार्थ हूँ। तो बच्चे पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, हर वो चीज जो स्थान घेरे और जिसमें द्रव्यमान हो। तो हम लोग इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि व्हाट इज मैटर, व्हाट इज पदार्थ, पदार्थ क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों याद रखना, हर वो चीज इस ब्रह्मांड में जो स्थान घेरेगी और जिसमें द्रव्यमान होगा वही है पदार्थ। ये जो छोटा सा पेन है ना, ये भी पदार्थ है, क्योंकि ये इसको अगर तराजू में रखोगे तो वजन आएगा, कुछ ना कुछ मास है इसमें, और ये स्थान
स्थान भी घेरेगा। मान लीजिए इसको यहाँ रख दिया, घेर रहा है ना अपना स्थान, अपने जितना भी आएगा, ठीक है। तो बच्चे याद रखना, मैं लिख देती हूँ डेफिनेशन, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु, हर वो वस्तु जो स्थान घेरे, जो स्थान घेरे, ठीक है, जो स्थान घेरे वह जिसका द्रव्यमान हो, ठीक है, वह जिसका द्रव्यमान हो, जिसका द्रव्यमान हो पदार्थ कहलाती है, ठीक है, पदार्थ कहलाती है। समझ में आ गई बात? बोलो हाँ जी या ना जी, ठीक है। एनीथिंग, एनीथिंग, एनीथिंग दैट, एनीथिंग दैट इज occupied, occupied space, space, ठीक है, and have mass, and have mass is called, is called matter। तो आपका ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गया होगा कि मैडम जी पदार्थ क्या होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात याद रखो भैया, इस ब्रह्मांड में हर वो चीज जो स्थान घेर रही है और जिसका द्रव्यमान है वही होती है पदार्थ, ठीक है भाई, समझ में आ गई? हाँ जी, बच्चे मुझे डेफिनेशंस लिख कर दे रहे हैं। अच्छा, ये एक छोटा सा गमला है ना, ये क्या है? आप बोलोगे गमला है, नहीं बच्चे ये पदार्थ है, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है? ये पदार्थ है, क्योंकि जब मैं इसको अपने टेबल पे रखती हूँ ऐसे, तो ये जगह घेर लेता है, और जब इसको तराजू में रखूं तो कुछ ना कुछ मास भी इसका निकलेगा, है ना। तो ये क्या है? ये गमला नहीं है, ये एक पदार्थ है। तो केमिस्ट्री ने सबको अपनी नजरों में क्या देखा है? सबको अपनी नजरों में बच्चे बताया है पदार्थ। तो आप लोग भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, दूसरे सब्जेक्ट दिमाग से निकालो, याद रखना सब चीज इस ब्रह्मांड में पदार्थ है, ठीक है। मेरी ये छोटी सी किताब है, ठीक है, ये क्या है? ये भी पदार्थ है, क्योंकि ये क्या करती है, जब मैं इसको टेबल पे रखती हूँ तो ये स्थान घेर लेती है, और इसमें कुछ ना कुछ मास भी है बच्चे। तो ये क्या हो गई? ये भी पदार्थ है, ठीक है। तो समझ में आई आप लोगों को सारी बातें? आप चाय पी जाते हो, चाय, वो चाय भी क्या है? वो भी पदार्थ है, क्योंकि आपने कप लिया और कप खाली था, कप में डाल दी चाय, तो इसने स्थान घेर लिया और उसका कुछ ना कुछ मास भी निकलेगा, तो वो भी क्या है बच्चे? चाय है। तो हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं पदार्थ, पदार्थ, पदार्थ। तो आप अपनी रसोई में जाओ, किचन में जाओ, तो मिलेंगे पदार्थ, जैसे कि मैडम जी नमक क्या हो गया बच्चे? सोल्ट भी एक पदार्थ है, ठीक है। मैडम जी साबुन क्या हो गई? जिससे नहाते हो, कपड़े धोते हो, ये भी क्या है? एक पदार्थ है। आपके मम्मी क्या है? पदार्थ है। आपके पापा क्या है? पदार्थ है। आप खुद क्या हो? पदार्थ हो। तो समझ में आ गई आपको बात? बोलो, ठीक है। हाँ जी, मेरा बोर्ड भी पदार्थ ही है, ठीक है। समझ में आ गई अब आप लोगों को बात, पदार्थ क्या होता है? तो सिंपल सी बात, हर ब्रह्मांड में हर वस्तु जो स्थान घेर रही है, जिसका अपना मास है, सब पदार्थ है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि गैस जो हमारे सिलेंडर में भरी हुई है, क्या वो पदार्थ है मैडम जी? बिल्कुल पदार्थ है बच्चे। क्यों? आप सिलेंडर में जब खाली खोखला होता है सिलेंडर अंदर से, सिलेंडर को भर देती है गैस, स्थान घेर रही है, और जब सिलेंडर को नापते हो, तोलते हो, तो मास भी होता है उसका, बिल्कुल। एयर, हवा, एक तो ना हवा आपको दिखाई बेशक नहीं देती है, क्या है बच्चे? द्रव्य, उसका भी द्रव्यमान है, और उसके अंदर भी क्या है? वो भी स्थान घेरती है। गुब्बारे में हवा भर दो, गुब्बारा फूल जाता है, तो हवा से ही तो फूल रहा है ना। तो क्या हो गई? एयर भी आप लोगों का द्रव्यमान हो गई, मास हो गई, ठीक भाई, चले। हाँ? ठीक है, चलो। तो अब आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा भैया पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैटर किससे मिलकर बना होता है, ठीक है। यानी इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं वो किससे मिलकर बनी हुई होती है। तो बच्चे, जो मैटर होता है ना, पदार्थ, ये मिलकर बने हुए होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। पदार्थ मिलकर बना होता है स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल से, ठीक है। स्मॉल पार्टिकल यानी कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है? छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब ये छोटे छोटे कण क्या होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है बच्चे पदार्थ जो होता है, ठीक है, मिलकर बना होता है, ठीक। अब ये छोटे छोटे पदार्थ क्या होते हैं? इन छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं जिनसे पदार्थ मिलकर बना होता है? तो इन छोटे छोटे पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं बच्चे? एटम यानी कि परमाणु, ठीक है। तो आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाता है
कि जो पदार्थ होता है जिन छोटे कणों से मिलकर बना होता है उनको क्या कहते हैं? तो पदार्थ जिन छोटे इकाई से मिलकर बना है, ठीक है, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उनको बोलते हैं हम लोग एटम। तो एटम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो एटम क्या होता है, परमाणु क्या होता है बच्चे, तो एटम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। क्या लिख सकते हो, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। यहाँ हिंदी में लिख रही हूँ, ठीक है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, आप लोग बता दोगे। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है बच्चे एटम, यानी कि परमाणु, ठीक है। यानी जितनी भी आपकी चीजें हैं, पदार्थ जिसको आप बोलते हो, वो किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से। इन छोटे छोटे कणों को क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, यानी परमाणु बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, हम लोग आगे बात करते हैं कि ये अभी एटम तो अपने आप में एक अलग टॉपिक है, उसको तो डिटेलिंग में पढ़ना ही नहीं है, बट क्योंकि मैटर पढ़ रहे हैं तो मैटर बना होता है एटम से, इतना जरूर आपको याद रखना है, क्योंकि अलग टॉपिक मैंने आपको लिखवाया एटम एंड इट्स स्ट्रक्चर, परमाणु और उसकी संरचना को पढ़ेंगे अलग, अभी मैटर पढ़ रहे हैं तो मैटर को ही देखते हैं, ठीक है। तो बच्चे आज मैं एक बार थोड़ा सा टाइम और देख लूं, हाँ टाइम अब हो चला है, तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को मैटर से पढ़ाऊंगी, यानी मैटर और उसकी स्टेजेस क्या क्या होती हैं, या ये जो पार्टिकल होते हैं जो पदार्थ को बनाने का काम करते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कल डिटेलिंग में सारा कुछ मैटर के बारे में ही पढ़ेंगे, आपका कल यही टॉपिक चलेगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, होप आपको अच्छा लगा होगा, बढ़िया लगा होगा, समझ में आई होंगी चीजें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चे, धन्यवाद सभी बच्चों को, राम राम।